लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो 10वीं क्लास है उसमें का जो संस्कृत का तीसरा जो पाठ है अलस कथा, इसका मतलब होता है आलसी की कहानी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पाठ का परिचय देखा जाए। सबसे पहले यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित है और पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया यानी संकलित है। उपदेशात्मक लघु कथा ये कहा जा सकता है। इसके अलावा विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट, संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा जो है, अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। चलिए हम लोग अलस कथा के बारे में थोड़ा बहुत अलस का मतलब बता दें कि किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को कहा जाता है अलस। ठीक है, आलसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने में जो होते हैं, काम करने से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी कहलाते हैं। चलिए हम लोग तीसरा जो चैप्टर है इसको अब शुरू किया जाए, पढ़ा जाए। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षाति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्व वर्णयति, दोषाणाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। मतलब इसका हुआ कि यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। आगे समझते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरात्मित्सित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकार आलस्यं रिपुरूपम मन्यन्ते। इसका मतलब हुआ विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार जो लोग होते हैं आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। अब शुरू करते हैं पाठ को। पाठ में आप लोगों का शुरू किया जाए तो अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। इसका मतलब हुआ यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। अगला स्टेंजा देखते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति।
प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यं रिपुरूपम मन्यते। इसका मतलब यह हुआ, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं, मतलब वो मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत थी। प्रस्तुत पाठ में आलस्य जो है ये दोष है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार जो लोग होते हैं आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आगे देखते हैं, अगला स्टेंजा है, आसित मिथिलायां वृषरो नाम मंत्री स च स्वभावदानशील करुणिकस्य सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यो नाभ्यस्य प्रत्यमिक्षता भोजनं दापयति तन्मध्ये लप्स्यभ्यो अपनवस्त्रे दापयति यतः। इसका मतलब यह हुआ, मिथिला में वृषवर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेषामलसः प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तु जाठरोऽपि वहीनना। दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी जो होते हैं लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। ततो लस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तु परिमृजात्रस्तो वर्तुलिबभूव यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद वाले लोग जमा हो गए, क्योंकि स्थिति शौर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतुवंत। इसका मतलब हुआ कि सुविधाजनक जो होता है यानी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। अगला स्टेंजा है, पश्चादलसनाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम लालस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदंतर मलशलायां बहुद्रव्य दृष्टवा तनियोगी पुरुषे परामर्श दृष्टम यक्षम बुद्धया करुणया केवलम सेभ्यः स्वामी वस्तु नहीं दापयति कटनालसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमाद। बाद में आलस्यों का सुख देकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलस्यों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुष के द्वारा, जो राजपुरुष थे उसमें का, उन राजपुरुषों जो पुरुष थे उनके द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलस्यों को वस्तु दी जाती है, इन कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पा लेते हैं। यह हमारा मतलब हमारे आलस्य हैं, यानी कि हम लोग आलस कर रहे हैं। आगे है अगला स्टेंजा आप लोगों का है, यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षायाम कर्मु इति परामर्श प्रस्तुतेषु आलस्यालाम तन योगी पुरुषा वग्नि दापयित्वा निरूपयामासु। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए उन आलस्यों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलस्यों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ततो गृह लग्नम
प्रवृद्धमग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे प्लायिता पश्चादित लसराम अपि प्लाचिता। इसके बाद घर में आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वार पुरुषत्रैव सुप्ता परस्परलोपन्ति एकेन वस्त्रं मुखेन नोक्तम अहो कथाम कोलाहलः द्वितीयनोक्तम तर्केन यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति तृतीयं नोक्तम कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति च इदानीं जलो द्रवसोभि कटेशजाम प्रणति चतुर्थम नोक्तम एव चाल कति वचनानि शक्तुम तुष्णीम कथम न तिष्ठत। देखिए इसका मतलब हुआ 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। और ये क्या बातें कर रहे थे तो आपको बता दें कि चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढक करके बोला, पहला बोलता है कि अरे हल्ला कैसा, माने कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। दूसरा कहता है लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथा कहता है उसके बाद बक बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, यानी आराम भी नहीं करने देते हो। आग लगा हुआ है और ये आराम करने का सोच रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेंजा है ततश्च तृणामपि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वहीनं च प्रवृद्धधमेषामुपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्धयेन चत्वारोपलाप्सा केशवा वा कृतस्य गृहाद् बहिष्कृत्य पश्यानालोक्य तर्नियोगी भी पठितम। इसका मतलब हुआ तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़ करके खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर जो नियोगी पुरुष थे, नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, ये बात कहते हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसा नाम गति काची लोके करनी कम्बिना। देखिए इसका अर्थ हुआ, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उठाता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लोग। इसका मतलब हुआ स्त्रियों की रक्षा पति से होता है या स्त्रियों की गति पति से होती है। बच्चों का रक्षक माँ होती है, यानी कि बच्चों का गति माँ से होता है। लेकिन आलस्यों का रक्षक या उसका गति जो होता है दैवान पुरुष के अलावा संसार में और कहीं नहीं होता है। ठीक है, अंतिम देखते हैं। पश्चातेषु चतुर्वेलेषु तत्वोपत्ताधिकतम वस्तु मंत्रिम दप्यतमान। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। चलिए अब इसके हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलस कथा पाठ के एक एक करके। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वृषवर कौन था, तो इसका आंसर होगा मिथिला का मंत्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अलस कथा में आग क्यों लगाई गई, तो इसका आंसर होगा आलस्यों की परीक्षा करने के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है अलस कथा के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा विद्यापति। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, आलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे। आंसर इसका 4 होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो इसका आंसर होगा माता। ऑप्शन ए सही होगा। फिर उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो इसका आंसर होगा धूर्त लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चारों आलस्यों को कैसे बाहर निकाला गया, तो इसका आंसर होगा सी, केस पकड़कर। फिर 8वां क्वेश्चन है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो इसका आंसर होगा धूर्त। फिर अगला क्वेश्चन है स्थिति शौर्य कुलम ने ही के न धवंत डैश दिया खालिस्तान जंतु, उक्ति किस पाठ से संकलित है, माने ये लाइन किस पाठ से लिया गया है, तो हम लोग बता दें यह अलस कथा से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक जो आलसी थे वो 4 थी। चलिए आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा जाए जो 2 अंक के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों का 11 में
और 15 में और 20 में पूछा हुआ है। इसी क्वेश्चन को 16 में भी अथवा दूसरे तरीक़ा से पूछा गया। तो इसका समझते हैं, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए समझते हैं इसको। इसका आंसर होगा कि मैथिली कवि विद्यापति रचित कथा मतलब अलस कथा में आलस्यों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। ये शिक्षा दिया गया है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान जो होता है यानी जो दया करने वाला होता है उनकी व्यवस्था कर सकता है या उनकी मदद कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। हम लोग को इस पाठ से यही शिक्षा मिलता है कि आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलस कथा के जो हैं अलसशाला में कर्मियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली। तो अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस जो थे मतलब अन्न को ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, यानी कि अन्न और वस्त्र को प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। यानी कि बहुत सारे लोग थे जो अन्न और वस्त्र लेने लगे, प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को दे करके वहाँ के कर्मियों ने, जो राजकर्मी थे, उन्होंने आलस्यों की परीक्षा ली। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अलसशाला के जो है अलसशाला के कर्मियों ने, अलसशाला वहाँ पे लिखिएगा आप लोग भी, अलसशाला के कर्मियों ने आलस्यों को आग से कैसे और क्यों निकाला। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कि अलसशाला जो है में बनावटी आलस ग्रहण मतलब जो थे ग्रहण कर लेते थे, मतलब अन्न को ग्रहण करते थे और वस्त्र को ये ले लेते थे लोग। अलसशाला में बनावटी जो अलस जो थे वह ग्रहण कर लोग जो होते थे अन्न और वस्त्र को ये ले लेते थे। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सुधार लीजिएगा लोग कि अलसशाला में बनावटी अलस क्या करते थे, वस्त्र और अन्न ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के कर्मियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, माने बनावटी आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे, इसीलिए अलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़ करके बाहर निकाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो हुआ यहाँ पे कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त जो थे वह आलसी वह भाग गए। कृत्रिम आलस वाले भाग गए, जितने भी थे बनावटी आलसी थे वो भाग गए, लेकिन धूर्त भी भाग गए और आलसी भी भाग गए। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। जो वहाँ पे कर्मचारी थे वो लोग नियोगी पुरुष थे, तो नियोगी पुरुष से उनको दया आ जाता है। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों का जो होता है बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। मिथिला के मतलब जो है मिथिला राज्य का मंत्री कौन था। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लग्न घर देख करके कितने आलसी बच गए। 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्नि लग्न मतलब जो था अग्नि लगन घर देकर 4 आलसी जो थे बच गए थे। कितने आलसी बच गए थे। यहाँ पे 4 आलसी 4 आलसी, यहाँ पे 2 बार हो गया तो इसलिए 1 बार लिखिएगा लो आप लोग। 4 आलसी बच गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। पठित पाठ के आधार पर लिखें। पठित पाठ के आधार पर लिखना है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे।
इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा ग्रंथ में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए, जो मानव में दोष होता है उसके लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक थी, यानी कि यह ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां, अलस कथा से क्या संदेश मिलता है, माने क्या संदेश है, अलस कथा का क्या संदेश है, अथवा अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो इसका आंसर होगा, ये 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य जो होता है शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। अगला क्वेश्चन है, किनकी क्या क्या गतियां हैं पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो गति को विद्यापति जो है रचित पाठालस्य कथा में मतलब व्याख्या किया गया है, स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माँ से होती है, आलस्यों की गति जो होती है करने की यानी दयालुता है, यानी दयावान है। स्त्री की जीवन भंगिमा उसके पति आते हैं, तो आंसर इसका ये भी दे सकते हैं, स्त्री की जीवन भंगिमा माने गति उसके पति पर निर्भर करती है। अब बच्चों की जीवन वृत्ति यानी उनकी गति उसकी माँ होती है, यानी कि उनकी माँ पर निर्भर करता है। आलस्यों की जीवन वृत्ति जो आलसी होते हैं उनके दयालुओं पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, अलस कथा जो है पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अलसशाला में कर्मचारियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। 18 का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो अलसशाला में आलस्यों की सुख सुविधा को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलस्यों की भीड़ जुटी थी। बड़े बड़े तोंद वाले जो लोग भी बनावटी जो आलसी थे वह भी भोजन ग्रहण करते थे और वस्त्र को ग्रहण करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलस्यों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई, जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए, यानी नकली जो आलसी थे वो भाग गए। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो 18 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि चारों आलस्यों ने वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। जो चारों आलस्यों के जो वार्तालाप थे उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन से सिद्ध कर रहे थे, माने आलसपन को ये सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक करके कपड़ा से कहा, अरे हल्ला कैसा, माने कैसा हल्ला हो रहा है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पानी से भीगे हुए वस्त्रों से हम लोगों को ढक दे। और चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी तथा आलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखें। तो विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा जो रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन है, दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के जो थे रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी, संस्कृत विषय में उनका नाम ज़्यादा था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का
कि जो चारों आलसी थे, ये 14 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। तो चलिए जानते हैं, चारों आलसी पुरुष जो थे आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर के उनके ऊपर भीगे हुए वस्त्र एवं कंबल डाल दे, जिससे वे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। यानी कि आग बुझे या ना बुझे लेकिन वो लोग बच जाए, भीगा हुआ चादर रहेगा, तो ऐसा ये सोचते थे। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए ही भी नहीं भागे सके, माने इसलिए नियोगी पुरुष जो थे, यानी कि जो राजा के कर्मचारी, मंत्री के कर्मचारी थे, उनके प्राण की रक्षा के लिए उन्हें घर से बाल पकड़ करके बाहर निकाल देते हैं, यानी उन्हें घर से निकाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस कथा पाठ का सारांश लिखें। तो इसका सारांश लिखना है तो थोड़ा हम पूरा डीपली इसका सारांश बता देते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, इसको सारांश को समझते हैं इसके। देखिए, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम यानी तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठा हो गए, यानी जो परिश्रम करना नहीं चाहते थे वो लोग इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देकर धूर्त लोग जो थे, यानी कि वो तो आलसी आते थे, साथ ही साथ कुछ धूर्त लोग यानी बनावटी आलस दिखा करके भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक खर्च को देखकर आलसशाला चलाने वाले लोगों ने विचार किया, जो आलसशाला चलाने वाले थे उन सभी लोगों ने विचार किया कि छल से यानी कि कपट से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों का परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देख करके सभी जो धूर्त लोग थे वो भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर के, माने अग्नि को देख करके भी उन अपने स्थान पर वैसे ही बने रह करके बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अतः जो थे व्यवस्थापक के संबंध में जो व्यवस्था वहाँ के किए थे, उनकी आपस में वार्तालाप को सुनकर बढ़ती हुई आग जो थी उसकी ज्वाला से जो उन लोगों का रक्षण हेतु यानी कि उन लोगों का रक्षा के लिए उन्हें निकाल दिया, उन लोगों का बाल पकड़ करके निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन 4 आलसियों को पहले से अधिक मंत्री जी कुछ देने लगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हुआ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।